गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, ये कोरोना काल चल रहा है और कॉलेजेस क्योंकि भी खुले नहीं हैं, इसीलिए पढ़ाई वीडियो क्लासेस के माध्यम से, जो कि हम नियमित रूप से आप लोग की जानकारी बढ़ाने के लिए अपलोड कर रहे हैं और ई कंटेंट्स के माध्यम से कराई जा रही है। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ बताया था और आज मैं दूसरा पेपर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी का ले रहा हूं, जिसमें कि श्रम संघ अधिनियम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अपन पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर में अभी तक अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघों के विभिन्न प्रावधान क्या हैं, श्रम संघों के नियम क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, श्रम संघ की प्रकृति क्या है, श्रम संघ की कसौटी क्या है, श्रम संघ के कौन कौन से नियम होते हैं और श्रम संघ के क्या अधिकार हैं, श्रम संघ के क्या दायित्व होते हैं, इत्यादि पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। अब इस चैप्टर में एक चीज़ और रह जाती है, वो है श्रम संघ के कोष। फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसमें टाइम लगना ही था। तो जहाँ तक श्रम संघों के कोषों के सवाल है, तो फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियंस को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि श्रम संघों के जो कोष हैं वो आमतौर पर दो प्रकार के कोष होते हैं। एक कोष तो होते हैं श्रम संघों के सामान्य कोष और एक होते हैं श्रम संघों के राजनीतिक कोष। तो प्रत्येक श्रम संघ को सामान्य कोष एवं राजनीतिक कोष बनाने का अधिकार होता है। इन कोषों का सृजन श्रमिकों द्वारा दिए गए चंदे तथा सेवा योजकों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान से किया जाता है। इसके संबंध में कुछ प्रावधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम सामान्य कोष की बात करते हैं, जनरल फंड की बात करते हैं। श्रम संघ के सामान्य कोष से तात्पर्य ऐसे कोष से है जो दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए बनाया जाता है। मतलब ऐसा कोष जो श्रम संघ के दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए बनाया जाता है, उसे हम सामान्य कोष के नाम से जानते हैं। धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार इस कोष को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है। तो सेक्शन 15 में ये बताया गया कि सामान्य कोष का उपयोग जो है श्रम संघ किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला है पदाधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान। तो श्रम संघ अपने सामान्य कोषों का जो उपयोग है वो श्रम संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, उनके भत्तों, उनके विभिन्न खर्चों के भुगतान हेतु कर सकता है। ऐसा धारा 15 में बताया गया है। दूसरा है प्रशासनिक एवं अंकेक्षण खर्च। अब श्रम संघ क्या कर सकते हैं, इस कोष से प्रशासनिक खर्चों का भुगतान कर सकते हैं एवं इसके खातों के अंकेक्षण के जो खर्चे होते हैं, मतलब श्रम संघ के जो खाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनका भी अंकेक्षण कराना ज़रूरी है। तो उनके खातों में जो अंकेक्षण का खर्चा आता है और जो इस प्रशासनिक खर्चे आते हैं, संघ को चलाने के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, उन खर्चों की पूर्ति भी इस सामान्य कोष के माध्यम से की जा सकती है। तीसरा है वैधानिक कार्रवाई का खर्च। किसी भी ऐसी वैधानिक कार्रवाई जिसमें श्रम संघ या उसका कोई पक्षकार या सदस्य सम्मिलित है को सुचारू रूप से चलाने या प्रतिवाद को बचाने के लिए इस कोष को खर्च किया जा सकता है। किंतु ऐसे भुगतान का उद्देश्य श्रम संघ के अथवा किसी सदस्य के सेवा योजक के विरुद्ध वैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कोई वैधानिक कार्य किया जा रहा है, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, तो वैधानिक कार्यों पर कोई खर्च किया जा रहा है जो कि श्रम संघ कर रहा है अपने लिए या अपने सदस्यों के लिए, तो ऐसे खर्चे को उनको सामान्य कोष से वसूल करने का अधिकार होता है। चौथा है औद्योगिक विवादों का संचालन का खर्च। अब श्रम संघ या उसके किसी भी सदस्य की ओर से औद्योगिक विवाद के संचालन के व्यय के भुगतान भी किया जा सकता है। मतलब यदि मान लीजिए कोई किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, औद्योगिक विवाद है और
विवाद के संचालन के लिए यदि श्रम संघ या उसके किसी सदस्य को कुछ पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में वो पैसा वसूल किया जा सकता है सामान्य कोष से। पांचवा है सदस्य की क्षतिपूर्ति। औद्योगिक विवादों के कारण सदस्यों को होने वाली क्षति की पूर्ति इस कोष से की जा सकती है। मतलब यदि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया है और उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से किसी सदस्य को कोई क्षति या हानि पहुंची है तो उस हानि या क्षति की पूर्ति इस कोष के माध्यम से की जा सकती है। नेक्स्ट है सदस्यों या आश्रितों को सहायता। श्रम संघ के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर, बीमारी होने पर, दुर्घटना या बेकारी की दशा में उस सदस्य अथवा उसके आश्रितों को भत्तों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। मतलब सदस्य हो या कोई उसका आश्रित हो और उसकी यदि मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में मृत्यु होने पर या बीमारी पर या कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई या बेकारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई स्थिति बन जाती है तो ऐसी दशा में उस सदस्य या उसके आश्रित सदस्य को भत्तों का भुगतान, अलाउंसेस का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। नेक्स्ट है बीमा प्रीमियम का भुगतान। अब जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है तो श्रम संघ आमतौर पर अपने सदस्यों का जीवन बीमा करा लेते हैं या दुर्घटना बीमा करा लेते हैं अथवा बेकारी बीमा करवा लेते हैं। तो यदि श्रम संघ ने अपने सदस्यों का जीवन बीमा पत्र ले रखा है अथवा बीमारी, दुर्घटना अथवा बेकारी के विरुद्ध बीमे का कोई प्रीमियम का भुगतान किया है तो उनको ये अधिकार है कि वो इस राशि को सामान्य कोष से वसूल कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि श्रम संघ अपने सदस्यों का बेकारी का बीमा, उनके बीमारी का बीमा, उनका दुर्घटना का बीमा करवाते हैं। तो इस मद में प्रीमियम की जो भी राशि वो इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करते हैं उस राशि को वो वसूल करने का अधिकार सामान्य कोष से रखते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यों के लिए भुगतान। अब इस कोष से श्रम संघ के सदस्य या उनके आश्रित शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक क्रियाओं पर जो भी पैसा खर्च करते हैं वो पैसा वो सामान्य कोष से वसूल करने का अधिकार रखते हैं। अब धार्मिक कार्य का मतलब जैसे मृतक का अंतिम संस्कार या उसकी जो अंतिम क्रियाओं पर या धार्मिक क्रियाओं पर जो भी खर्च किया जाएगा उनके लिए जो भी खर्चे का भुगतान इत्यादि किया जाता है तो वो आप सामान्य कोष से वसूल करने का अधिकार रखते हैं। तो शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यों के लिए यदि किसी प्रकार का कोई भुगतान श्रम संघों के द्वारा किया जा रहा है तो वो इस राशि को सामान्य कोष से वसूल करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशन खर्च का भुगतान। यदि कोई श्रम संघ श्रमिकों या सेवा योजकों से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से कोई सावधिक प्रकाशन मतलब या कोई हर फोर्टनाइटली, मंथली या ईयरली कोई मैगजीन निकालते हैं या कोई पत्रिका निकालते हैं, पत्र पत्रिका निकालते हैं तो उसको निकालने का जो खर्च आता है उस खर्च को इस सामान्य कोष की राशि से निकाला जा सकता है। तो यदि प्रकाशन का कोई खर्च है जो कि श्रम संघों द्वारा किया गया है किसी पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए या किसी पत्र को प्रकाशित करने के लिए या कोई लेटर को सर्कुलेट किया गया है तो प्रकाशन का जो भी खर्चा आएगा वो श्रम संघों द्वारा सामान्य कोष से वसूल किया जा सकता है। श्रमिकों के नेक्स्ट है श्रमिकों के हित के लिए अन्य कार्य। अब मान लीजिए श्रमिकों के हित के लिए कोई अन्य कार्य किए जाते हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य कोष का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही किसी सामान्य श्रमिक के हितों के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को भी इस कोष से भुगतान किया जा सकता है। मतलब श्रमिकों के सामान्य हितों के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका भी इस कोष से भुगतान किया जा सकता है, किंतु शर्त यह है कि इस प्रकार खर्च की जाने वाली राशि उस श्रम संघ की उस वर्ष की कुल अर्जित आय के 1/4 से अधिक नहीं होगी। मतलब आप श्रम संघों के जो कार्यक्रम करने वाले श्रमिक हैं उन श्रमिकों के हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो आप
सामान्य कोष से राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि इस प्रकार खर्च की जाने वाली राशि उस श्रम संघ की उस वर्ष की कुल अर्जित आय के 1/4 से अधिक नहीं हो सकती है। और अंतिम है समुचित सरकार की अधिसूचना के अनुसार कार्य। समुचित सरकार की अधिसूचना के अनुसार कार्य का मतलब ये है, पहले तो हम समुचित सरकार ही देख लें कि समुचित सरकार क्या होती है। समुचित सरकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परिभाषाओं में एक बार पुनः बता देता हूँ कि समुचित सरकार से आशय निम्न प्रकार है। पहला, जिन जिन श्रम संघों के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है उनके लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है, और अन्य श्रम संघों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है, जब तक कि किसी संदर्भ या विषय में कोई विरुद्ध बात ना हो। तो ये तो समुचित सरकार की बात हुई। अब मान लीजिए समुचित सरकार की अधिसूचना के अनुसार अन्य खर्च, श्रम संघ अपने सामान्य कोष से किसी भी उद्देश्य के लिए भुगतान कर सकते हैं जो समुचित सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दिया है। मतलब यदि किसी समुचित सरकार ने राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई चीज सूचित कर रखी है तो श्रम संघ अपने सामान्य कोष से उन उद्देश्यों के लिए भी भुगतान कर सकते हैं, और सरकार उन उद्देश्यों के लिए खर्च पर कुछ शर्तें भी लगा सकती है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया सामान्य कोष के बारे में कि श्रम संघ के सामान्य कोष क्या होता है और श्रम संघ के सामान्य कोष का उपयोग श्रम संघ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि धारा 15 में क्लियरली बताया गया है कि श्रम संघ अपने सामान्य कोष का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। अब दूसरा है राजनीतिक कोष। अब श्रम संघों का एक सामान्य कोष तो अपन ने देख लिया क्या होता है। इसी प्रकार से श्रम संघों का एक पॉलिटिकल फंड भी होता है, एक राजनीतिक फंड भी होता है। तो ये राजनीतिक फंड क्या है और पॉलिटिकल फंड या राजनीतिक फंड क्या है और राजनीतिक कोष का किन कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो श्रम संघ का राजनीतिक कोष वह है जो श्रम संघ द्वारा पृथक चंदा एकत्र करके बनाया जाता है। उसे सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कि ऐसा कोष जो श्रम संघ द्वारा पृथक चंदा एकत्र करके बनाया जाता है, इसके लिए अलग से चंदा एकत्र करके बनाया जाता है, उसे श्रम संघ का राजनीतिक कोष के नाम से जानते हैं तथा उसे सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो ये राजनीतिक कोष बनाया जाता है या जो पॉलिटिकल फंड बनाया जाता है, इस पॉलिटिकल फंड को आप सदस्यों के जो श्रम संघ के सदस्य हैं उनके नागरिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। अधिनियम में साफ लिखा है कि एक पंजीकृत श्रम संघ पृथक चंदा वसूल करके एवं एक पृथक कोष की स्थापना कर सकता है। मतलब एक अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो वो पृथक से चंदा वसूल करके एक पृथक कोष की स्थापना कर सकता है, जिसमें से वह अपने सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों को संवर्धन करने वाले तथा उपधारा 2 में वर्णित उद्देश्य के लिए भुगतान कर सकता है। तो ये बात हुई राजनीतिक फंड की। तो राजनीतिक फंड के लिए जैसा बताया गया कि पृथक से चंदा एकत्र किया जाता है और इस फंड का उपयोग अपने श्रम संघ के सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए आमतौर पर किया जाता है। अब राजनीतिक कोष का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ये आपको मैं बता देता हूं। तो उसमें पहला है नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए। तो धारा 16(1) में क्लियरली बताया गया है कि श्रम संघ के सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्य, मतलब आप श्रम संघ के जो सदस्य हैं उनके नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए यदि कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को राजनीतिक कोष से भुगतान किया जा सकता है। उन कार्यों पर आप जो भी खर्च करेंगे, सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए जो भी खर्च किया जाएगा वो खर्च इस राजनीतिक कोष से वसूल किया जा सकता है। यह पहला। दूसरा, चुनाव के व्यय। अब किसी भी प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी द्वारा संविधान के अंतर्गत गठित किसी विधायी संस्था जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी, लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय वगैरह, तो जहाँ तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय की बात है,
किसी भी प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी द्वारा संविधान के अंतर्गत गठित किसी भी विधायी संस्था या स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या निर्वाचन के समय किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खर्चों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। मतलब यदि कोई भी सदस्य लोकसभा या विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव में अपना भाग लेना चाहता है, अपना पर्चा दाखिल करना चाहता है, उसको लड़ना चाहता है, तो उसको इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी खर्च वगैरह किया जाएगा उसका भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। ये खर्चे निर्वाचन से पूर्व या निर्वाचन के दौरान या बाद में भी हो सकते हैं। और इस प्रकार के खर्चे जरूरी कि पहले ही हों, ये खर्चे निर्वाचन के पहले के भी हो सकते हैं, ये खर्चे निर्वाचन के बाद के भी हो सकते हैं, और ये खर्चे निर्वाचन के समय या निर्वाचन के दौरान भी किए जा सकते हैं। तीसरा है सभाओं तथा साहित्य का व्यय। उपयुक्त चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी के समर्थन में कोई सभा या साहित्य या प्रलेख वितरित किए गए खर्च का भुगतान इस कोष से किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई श्रम संघ का सदस्य किसी राजनीतिक पद के लिए लोकसभा या विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है और उसकी सभा करने का कोई खर्च आता है, कोई साहित्य का कोई खर्च आता है, या उसके सभा में कोई प्रलेख बांटने का खर्च आता है, तो उस खर्च का भुगतान इस कोष के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरा। चौथा, सदस्य के भरण पोषण का व्यय। संविधान के अंतर्गत गठित किसी भी विधायी संस्था या स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के भरण पोषण के खर्चों का भुगतान इस कोष के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर संविधान के अंतर्गत गठित किसी भी विधायी संस्था या स्थानीय प्राधिकरण सदस्य, यानी कोई सदस्य है जो कि लोकसभा या विधानसभा या स्थानीय निकाय का सदस्य है, चुन लिया गया है, तो उसके भरण पोषण के खर्चों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। पांचवा है निर्वाचकों के पंजीयन अथवा प्रत्याशी के चयन के खर्चे। संविधान के अंतर्गत गठित किसी भी विधायी संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनावों के लिए निर्वाचकों का पंजीयन करने अथवा प्रत्याशी का चयन करने के लिए किए गए खर्चों का भुगतान भी इस कोष के माध्यम से किया जा सकता है। और अंतिम है राजनीतिक सभाओं तथा साहित्य का व्यय। किसी प्रकार की राजनीतिक सभा करने या किसी प्रकार का राजनीतिक साहित्य या प्रलेख वितरित करने के लिए इस कोष का उपयोग किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये अपने कोष की चर्चा अपन ने आज की, जो कि इस चैप्टर का अंतिम बिंदु है, अंतिम पड़ाव है। तो कोष का मैंने जैसा कि आपको बताया कि श्रम संघों के कोष को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला श्रम संघों के सामान्य कोष और दूसरा श्रम संघों के राजनीतिक कोष। श्रम संघों के सामान्य कोष मैंने आपको बताया कि दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए जो कोष बनाया जाता है उसे श्रम संघों का सामान्य कोष कहते हैं। और सामान्य कोष के अंतर्गत धारा 15 में बताया गया है कि सामान्य कोष का उपयोग किन किन खर्चों को करने के लिए किया जाएगा। एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं पॉइंट्स को पुनः रिपीट कर देता हूं कि सामान्य कोष का उपयोग श्रम संघों के पदाधिकारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए किया जा सकता है, प्रशासनिक एवं अंकेक्षण खर्च के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑडिटिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए किया जा सकता है, वैधानिक कार्रवाइयों के लिए सामान्य कोष का खर्च किया जा सकता है, औद्योगिक विवादों के संचालन में यदि कोई पैसा खर्च होता है उसके लिए सामान्य कोष का उपयोग किया जा सकता है, सदस्यों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई कोष में से पैसा निकाला जा सकता है, सदस्यों या आश्रितों को सहायता इस कोष के माध्यम से दी जा सकती है, सदस्यों की बीमा राशि का भुगतान किया जा सकता है। बीमा का मतलब मैंने बताया कि बेकारी बीमा, दुर्घटना बीमा या उनके स्वास्थ्य का बीमा जो किया जाता है उस बीमे की धनराशि का भुगतान इस कोष के माध्यम से किया जा सकता है। शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यों के लिए भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। प्रकाशन खर्च का भुगतान इस कोष के माध्यम से किया जा सकता है। श्रमिकों के हित के अन्य कार्यों के लिए भी इस कोष से भुगतान किया जा सकता है। और अंतिम है समुचित सरकार की अधिसूचना के अनुसार अन्य खर्च किए जा सकते हैं। तो ये तो विद्यार्थियों आपके सामान्य कोष की बात हुई। अब हम राजनीतिक कोष की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक कोष, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये वह कोष है जो सदस्यों के पृथक चंदे से बनाया जाता है। इसके लिए सदस्यों से पृथक चंदा लिया जाता है, जो उनसे मेंबरशिप ली जाती है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। और इस कोष को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो श्रम संघ के सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए किया जाता है।
तो श्रम संघों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए जो भी खर्च किया जाएगा वो खर्च इस राजनीतिक कोष से वसूला जा सकता है। तो राजनीतिक कोष का उपयोग या पॉलिटिकल फंड का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? राजनीतिक फंड का या कोष का उपयोग नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए किया जा सकता है, चुनाव के व्ययों के लिए किया जा सकता है, सभाओं तथा साहित्य का व्यय किया जा सकता है, सदस्य के भरण पोषण का व्यय किया जा सकता है, निर्वाचकों के पंजीयन अथवा प्रत्याशी चयन के खर्च में किया जा सकता है, और अंतिम है राजनीतिक सभाओं तथा साहित्य का व्यय किया जा सकता है। तो ये श्रम संघ के सामान्य और राजनीतिक कोष की बात हुई। अब लास्ट बिंदु है राजनीतिक कोष बनाने की शर्तें, कि आप यदि राजनीतिक कोष बनाते हैं तो राजनीतिक कोष बनाने की शर्तें क्या होंगी? व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस टू फॉर्म अ पॉलिटिकल फंड। तो राजनीतिक कोष बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है। कौन कौन सी शर्तों का पालन किया जाता है? जैसे पहला है, राजनीतिक कोष में चंदा देने के लिए किसी भी सदस्य को बाध्य नहीं किया सकता। मतलब जहाँ तक चंदे की राशि का सवाल है, राजनीतिक कोष के लिए किसी भी सदस्य को, श्रम संघ के कोई भी सदस्य क्यों ना हो, उसको चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज वॉलंटरी। ये स्वैच्छिक है, ये जरूरी नहीं है। किसी भी सदस्य को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, कोई भी सदस्य जो राजनीतिक कोष में चंदा देने से इनकार करता है, उसको श्रम संघ के किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मान लीजिए कोई श्रम संघ का सदस्य अगर राजनीतिक कोष में चंदा देने से मना करता है, तो उस श्रम संघ के सदस्य को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तीसरा, इस कोष में चंदा न देने वाले का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भी अन्य सदस्यों से भेदभाव नहीं किया सकेगा तथा उसे किसी भी तरह अहित की स्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। मतलब यह है कि यदि राजनीतिक फंड में कोई सदस्य प्रत्यक्ष या चंदा नहीं देता, तो उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य सदस्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सदस्य चंदा दे रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी तरह के उसकी अहित की स्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि राजनीतिक फंड में चंदा देना अनिवार्य नहीं है, और यदि कोई सदस्य चंदा नहीं देता तो उसके साथ किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अंत में, इस कोष में चंदा देने वाले को श्रम संघ में प्रवेश की शर्त नहीं बनाई जाएगी। मतलब श्रम संघ में आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि जो व्यक्ति राजनीतिक कोष के लिए चंदा नहीं देगा उसको श्रम संघ का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार की शर्त नहीं लगाई जा सकती। तो इस कोष में चंदा देने को श्रम संघ में प्रवेश की शर्त नहीं बनाया जाएगा। तो ये राजनीतिक कोष बनाने की कुछ शर्तें मैंने आपको बताई। इसी के साथ विद्यार्थियों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर में से क्योंकि अमूमन एक 20 नंबर का सवाल आ जाता है, इसलिए इस चैप्टर को पूरा पढ़ाना आवश्यक था। तो मैंने इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, आपको करीब करीब सभी चीज़ों की जानकारी मैंने प्रदान कर दी है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।